हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो वेलकम आपकी 11th क्लास में फर्स्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अब आपकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। अभी तक आपने साइंस की एक बुक पढ़ी थी, उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ था। 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर दिया आपने, काम हो गया। लेकिन जब आपने बायोलॉजी ऑप्ट की है क्लास 11th के लिए, मींस आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो आज डे 1 से लेकर आपके नीट एग्जाम तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। आपकी जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आपका साथ देने वाले हैं बच्चों। सिर्फ आपको बायो नीति पर सब्सक्राइब करके लिंक को शेयर कर देना है, जिससे कि आपके सारे फ्रेंड्स भी इन फ्री कोर्सेज का फायदा उठा सके। अब आपको थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाई करनी होगी। 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग से तीनों की बुक होगी। और बायो की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है बेटा, नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, 360 मार्क्स की बायोलॉजी आती है, 50%। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए बच्चों एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अभी सिर्फ आपको जो मैं करवाता जा रहा हूं उसके हिसाब से चलते जाइए। तो आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिविंग वर्ल्ड। ये फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, आपने देखा है बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। और आपने प्रीवियस क्लास में बच्चों ये भी पढ़ा है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। चलिए एक क्विक रिकैप कर दीजिए कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, दे रेस्पायर, रेस्पिरेशन शो करती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है ना, और मेटाबॉलिज्म शो करती हैं। इस तरह से बहुत सारे आपने डिफरेंसेस लिविंग और नॉन लिविंग के पढ़े थे। अब मैं एनसीईआरटी का ही एक रिकॉल आपसे करवाता हूं, जो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ था। व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। बताइए 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 बताइए। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पहला क्राइटेरिया होता है। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे ढंग से इनको समझेंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स में बच्चों लाइफ नहीं होती, लेकिन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइफ होती है। तो इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सिंपल ऑर्गेनिज्म हो चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, उनमें क्या होता है, ये कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो उनको डिफरेंट बना देते हैं। किनसे? यस, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो आज मेनली इन 5 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, जो बेसिकली अलग करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन लेकिन सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसीलिए बोला बच्चे। अब 2 तरह के फीचर्स होते हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग क्या होता है सर? ये नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग ऐसा फीचर, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए एप्लीकेबल हो, या आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, वो क्या कहलाएगा? डिफाइनिंग फीचर। और ऐसे फीचर जिनके एक्सेप्शंस हो, जो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। तो अभी मैं एक एक एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं, फिर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कि मेटाबॉलिज्म मैं कह रहा हूं कि डिफाइनिंग फीचर है, एंड रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए अब पहला फीचर हम बात कर लेते हैं ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, वो क्या शो करेंगे? ग्रोथ शो करेंगे, ये आप सबको पता है। तो ग्रोथ इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर, बताइए डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है ग्रोथ? अब ग्रोथ होती क्या है? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, उसी को तो क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड बाय सेल डिवीजन, जबकि यूनिसेलुलर में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है तो सेल का डिवीजन नहीं होता। ठीक है, अब प्लांट और एनिमल्स में भी जो ग्रोथ का पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे पहले यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनली डिवीजन किसके थ्रू होगा? सॉरी, ग्रोथ किसके थ्रू होगी? सेल डिवीजन के थ्रू। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो डिवाइड करके ही तो रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें चाहे हम रीजनरेशन की बात करें। तो यहां पे सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए डिवीजन मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या प्रोसेसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि सर एक सीधा सा ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल का डिवीजन हुआ, दो नए डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई, अमीबा मान लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये ग्रोथ भी है और ये रिप्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बच्चों, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, वो ग्रोथ शो करते हैं। मैंने अभी बताया कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोथ इन्वॉल्व सेल डिवीजन, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल डिवीजन आर हाई, लेकिन सिंपल ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर में कम होते हैं। तो इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन बॉडी मास, ये दो कंडीशन है फॉर ग्रोथ, कि या तो सेल्स का नंबर बढ़ेगा कि भाई एक सेल थी डिवाइड करके दो हो गई, दो से चार हो गई एंड सो ऑन, इसी तरह इसका नंबर बढ़ता रहता है और ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं ग्रोथ हो रही है। या फिर मास बढ़ता है, बॉडी का मास बढ़ जाता है, हल्क आप में से बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होगा। तो ये क्या हो गए? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन बॉडी मास। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब प्लांट और एनिमल्स में ग्रोथ में कैसे डिफरेंस होता है? प्लांट्स बेटा आपको पता है थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन होता रहता है, उनका साइज बढ़ता रहता है। लेकिन एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन होता रहेगा, क्योंकि जो सेल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, या सेल्स डैमेज हो जाती है तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, उन लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, तो प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ और एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज, लेकिन इनिशियल ग्रोथ ज्यादा होती है, फास्ट होती है, क्योंकि वहां पे कौन सा टिश्यू होता है? 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से इनिशियली ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस है, एनिमल में ग्रोथ एक एज तक है। लेकिन ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते, है ना? क्यों नहीं कहते?
आप में से कोई सोच सकता है, आप कहोगे सर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे ग्रोथ से मतलब होता है इंटरनल ग्रोथ, या जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहते हैं। इंटरनल या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होना जरूरी है। दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। एपोप्लाज्मिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं, है ना, उसको हम क्या कह देते हैं? एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। कि भाई सेल वॉल है, फाइबर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, बोन का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज है, ये सारे कैसे हैं? एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, सेल वॉल। और प्रोटोप्लाज्म आपको पता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इंटरनल ग्रोथ में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। अब आपने ये पहाड़ देखा है, मान लीजिए ये इसका बेस है। अब इसमें ये एक लेयर है, इसके बाद इसमें डेब्रिस इकट्ठा हो गया, तो डेब्रिस के इकट्ठा होने की वजह से इसका डायमीटर बढ़ गया। तो क्या आप इसको ग्रोथ कहेंगे? इज इट अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ? बताइए, ये ग्रोथ है क्या? एक्युमुलेशन ऑफ नॉन लिविंग मैटर इज नोन एज एक्रिएशन। ये क्या हो रहा है? नॉन लिविंग आर्टिकल्स की वजह से जो हमारे माउंटेन्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है। आपने सुना होगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग जाने लगे। या सिंपल माउंटेन्स की बात कर लें, हमने हिल एरियाज बात कर लें, वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट जाने लगे, वहां पे बहुत सारा डेब्रिस इकट्ठा होता है, पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली, बट वो जो कलेक्शन है डेब्रिस का, वो बेटा एक्सटर्नल कलेक्शन है ना, एक्सटर्नल या आउटर सरफेस पे होता है वो, इसलिए वो क्या नहीं है? ग्रोथ नहीं है। जो इंटरनल ग्रोथ होती है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? इंट्यूसेप्शन। ये प्रोटोप्लाज्मिक या इंटरनल ग्रोथ होती है, एक्रिएशन एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देख लीजिए कि एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस पे, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो बॉडी के मास में है, लेकिन हमने क्या कहा था? मास एंड सेल डिवीजन दोनों होने चाहिए। तो ग्रोथ इनसाइड इंटरनल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एक्सटर्नल है, एक्सट्रिंसिक है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आ गई? एक और नॉन डिफाइनिंग फीचर बता देता हूँ। यस, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिखा था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की टू प्रोड्यूस प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू इटसेल्फ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कार्बन कॉपी बन जाती है, क्योंकि वहां पे वेरिएशन नहीं होते, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, जायगोट नहीं बनता। तो बेसिक डिफरेंसेस आपको पता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। लेकिन ये आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग फीचर। हमने शुरुआत कहां से करी थी? जिसका एक्सेप्शन हो वो नॉन डिफाइनिंग, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो वो डिफाइनिंग फीचर कहलाता है। तो म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस, या वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, याद रहेगा? पक्का? चलिए, तो जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रडिक्शन ग्रोथ में, इसलिए रिप्रोडक्शन की भी, क्योंकि उसके एक्सेप्शंस हैं, तो वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब ये देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे चाहे वो अमीबा की बात करें हम, चाहे हम
प्लेनेरिया की बात करें, वहां पे सिंपल जो डिवीजन है वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअल इवेंट्स है, लेकिन किसमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर इन लिविंग बर्ड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन होती है, मेल और फीमेल गैमीट कंबाइन करके जाइगोट फॉर्मेशन कर देते हैं। जाइगोट में फिर एम्ब्रियो बनेगा और उससे फिर ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अलग से चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पर बात करेंगे। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, स्टारफिश हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इसमें इनको इटरनल कहा जाता है, मतलब अमर हो गए, ये तो अमर हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें नेचुरल डेथ नहीं होती, देयर इज नो नेचुरल डेथ। अब अगर मैं स्टारफिश की या प्लेनेरिया की बात करूं, तो आपने देखा है जो भी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, जो भी पार्ट डैमेज हो जाता है स्टारफिश में, वो रीजेनरेट कर जाता है ना, या फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। तो इसलिए ये मल्टी सेलुलर होते हुए भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब वो जो एग्जांपल्स मैं बता रहा था, जो एक्सेप्शन है, जो इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर्स बना देता है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एंड वर्कर बी, वो हमेशा स्ट्राइल होती है, वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करती। एक क्लासिकल एग्जांपल, म्यूल, खच्चर सुना है आपने? आप माता वैष्णो देवी गए होंगे, वहां पे आपने सुना होगा, वहां पे देखे होंगे कि जो कुछ हॉर्सेस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हाइब्रिड जैसे होते हैं, ना गधा होता है ना घोड़ा होता है, उसको एक खच्चर कहते हैं। तो जब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, मेयर जिसको कहते हैं, वो आपस में अगर रिप्रोड्यूस करें, तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, वो होता है म्यूल, जो कि स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर बच्चों, याद रहेगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं वो वर्ड, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, क्योंकि कुछ नई चीजें हैं आपके लिए। अगले फीचर की तरफ चलते हैं, मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म बच्चों। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी बॉडी में, जितना भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहा है आपकी बॉडी में, उसको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारा पूरी का पूरा जो शरीर है वो केमिकल्स का बना होता है, और इन केमिकल्स को हम यहाँ पे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये भी अलग से चैप्टर है आपके लिए। तो ये सारा 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 शरीर ही किसका बना हुआ होता है? बायोमोलिक्यूल्स का। तो चाहे वो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। सीधी सी बात है भैया, एनर्जी की जरूरत सबको होती है, तो एनर्जी कहीं पे यूज होगी, कहीं पे उसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो मिलके एक कलेक्टिव वर्ड बनता है, वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है मेरे बच्चों, है ना। और बायोमोलिक्यूल वर्ड जो, जैसा कि मैंने बताया कि आपने कार्बोहाइड्रेट सुने होंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, और अभी मैं सिर्फ दो ही टाइप बता देता हूँ, पॉलीसैकेराइड, कि ये सिंगल है, ये बहुत सारे मिल जाते हैं, तो मतलब पोलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये केमिकल जो है, मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बनता है, और पॉलीसैकेराइड टूट के मोनोसैकेराइड बना देता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, देखिए आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, प्रोटीन जो फ्लो है वो होता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एटीपी को कहते हैं, यस, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो क्लॉक वर्क है रिएक्शन का, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है।
अब दो तरह की रिएक्शंस में बार बार आपके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि एक में ब्रेक डाउन होगा, एक में सिंथेसिस होगी। तो कैट से आप याद रखिए, कैट क्या करती है, तोड़ फोड़, घर में इधर से उधर भागना। तो ब्रेक डाउन प्रोसेसेस जो है, ब्रेक डाउन रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएंगी, सॉरी कैटाबोलिज्म प्रोसेसेस। और जहां पे कुछ बनेगा नया वो क्या कहलाएगी, एनाबोलिक प्रोसेस। तो एनाबोलिज्म में सारी की सारी बिल्डिंग अप रिएक्शंस आ जाती हैं। फोटोसिंथेसिस, याद कीजिए रिएक्शन क्या होता है, CO2 H2O मिलकर क्या बना देते हैं, क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, C6H12O6। अब ये भी बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि ये ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है नहीं बच्चे, प्लांट्स में बनता है स्टार्च, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि बन तो गया स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर तो हो गया स्टार्च के फॉर्म में, अब जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, बताइए। प्लांट का जो स्टोर्ड फूड था, स्टार्च था, वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, बताइए बेटा। तब तक हम आगे की तरफ चलते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए सारी चीजें समराइज कर रहा हूं कि डिफाइनिंग फीचर है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये इनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। कि आप कहेंगे ना, आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि सर लैब में भी तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, लैब रिएक्शंस भी तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया। ये आपके लिए प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है। तो आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो इन विट्रो मतलब लैब कंडीशंस में हो रही है, दे आर नॉट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है ना, इसलिए उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया नहीं बना सकते। याद रहेगा बच्चों। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है, ये सारी की सारी प्रोसेसेस हैं, ये डिफरेंशिएट कर देती है कि नॉन लिविंग ये शो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग में ये सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ये डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंसेस हैं आपके, या जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो आप देख पा रहे होंगे। तो विदाउट एक्सेप्शन एब्सोल्युटली इट्स डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो लैब में हम कर रहे हैं ये आइसोलेटेड रिएक्शंस हैं, आइसोलेटेड रिएक्शन है, नॉट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। सो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये विदाउट एक्सेप्शन। अब एक आज का होमवर्क समझ लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं, पर्सन इन कोमा। बहुत सारा आपने सीरियल्स में मूवीज में देखा होगा, पर्सन होता है कोमा में। तो पर्सन जो कोमा में है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। पर्सन इन कोमा इज लिविंग और नॉन लिविंग। तब तक हम आगे की तरफ चलते हैं, अगला फीचर देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, ऑब्वियसली इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जब हम किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, यूनिसेलुलर में तो चलिए सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनि मतलब ही हो गया कि एक सिंगल सेल का बना हुआ है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो सिमिलर टाइप की सेल्स मिलकर टिश्यू बना देते हैं, सॉरी जिनका कॉमन ओरिजिन होता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेलुलर डिवीजन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स के, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। हमने देखा ना कि सेल थी, एक सिंपल सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बन गया,
ऑर्गन सिस्टम बन गया और अल्टीमेटली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये कंपोनेंट्स अरेंज होते हैं और ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी। ईच लेवल हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। कि सेल में जो प्रॉपर्टीज है वो टिश्यू में नहीं होंगी, टिश्यू में जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्गन में नहीं होंगी। तो सेलुलर ऑर्गेनली सॉरी अगर मैं कहूं, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, एक सेलुलर ऑर्गेनली एक प्रॉपर्टी डेवलप करता है जो कि हो सकता है उसके इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स में ना हो। अब देखिए सेल में जो प्रॉपर्टी है वो जरूरी थोड़ी है कि इसके ऑर्गेनली में मिलेगी, है ना। तो जो टिश्यू में प्रॉपर्टी है, एक ट्रेट जो फीचर है, ट्रेट है, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में मिले, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना। तो ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर बन जाता है बच्चों ऑर्गेनिजम्स का। कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, होश हवास में रहना, रेस्पॉन्ड करना स्टिमुलस को। स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसके टुवर्ड्स जो हमारा रेस्पॉन्स होता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस क्या कहलाते हैं? स्टिमुलस। अगर हमारी बॉडी उसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्ड करती है तो ये भी डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कि हम अपने आसपास के एनवायरमेंट को, सराउंडिंग को सेंस करते हैं, उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देते हैं और वो रेस्पॉन्स हर फॉर्म में हो सकते हैं, फिजिकल भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी। तो कॉन्शियसनेस इज अगेन अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये भी डिफाइनिंग फीचर हो जाता है क्योंकि जो रेस्पॉन्सिवनेस नेचर है वो यूनिक फीचर हो गया। हम सेंसिटिव हैं, हम रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के टुवर्ड्स, चाहे लाइट है, हीट है, साउंड है, हर चीज के टुवर्ड्स हम रेस्पॉन्स करते हैं। लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स, हमारी बॉडी किसी ना किसी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में या बायोलॉजिकल फॉर्म में इसके टुवर्ड रेस्पॉन्स करती है। वो रेस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, वो रेस्पॉन्स नेगेटिव भी हो सकता है, इट इज टोटली डिफरेंट, बट रेस्पॉन्स शो होता है। तो स्टिमुलस मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, कोई भी ऐसा चेंज जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बच्चों स्टिमुलस। तो इसलिए कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर। ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फ कॉन्शियस, ओनली ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करता। तो ये एडिशनल फैक्टर है। अपने खुद की अवेयरनेस के बारे में पता है, बाकी एनिमल्स को अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो हम सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस शो करते हैं। तो ये 5 फीचर्स की हमने बात करी बच्चों। हमने बात करी रिप्रोडक्शन की, हमने बात करी मेटाबॉलिज्म की, हमने बात करी ग्रोथ की, हमने बात करी कॉन्शियसनेस की, और क्या रह गया? एक 5 फीचर्स की हमने बात करी, कौन सा रह गया बताइए फटाफट। क्या फीचर था भाई हमारा 5वां? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप याद नहीं रखते बेटा। बहुत सारे बच्चे कमेंट मारेंगे सर आपको भी तो याद नहीं रहा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया बच्चों, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है आपका। और उसका लेसन 1, टॉपिक 1, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की। लेक्चर 2 में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट उससे पहले आपको क्या करना है? आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, तो उसका आंसर आपके अपने स्टडी चैनल बायोनिति पर कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत सारे बच्चे नए ऐड हो रहे हैं,
वीडियो देख लेते हैं, लेकिन अरे सब्सक्राइब क्या करना है। अगर बेटा आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा कि कब नेक्स्ट वीडियो आ गया, कब और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को, बेल को दबा दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कम्युनिटी में एक ग्रुप में हेल्दी डिस्कशन होता है तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है बच्चों। तो आपको 4 काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है उस आंसर को भी। उसके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, या इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे।